नमस्कार दोस्तों, आज की सामान्य ज्ञान के वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में आपका पहला पॉइंट हो जाएगा इस वीडियो में, भारत के इतिहास की जानकारी का सबसे पहला स्रोत जो है वह अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिलेखों का अध्ययन जो है पॉलीग्राफी कहलाता है दोस्तों, और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4, प्राचीन भारत का इतिहास मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। ठीक है, आगे है मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल जो है वह पाषाण काल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल के लोग जो है शिकार और संग्रह पर निर्भर थे। ठीक है दोस्तों, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वह शिकार और संग्रह पर निर्भर थे, और नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ। उसके बाद में नवपाषाण काल के लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, और इसी में पशुपालन का आरंभ भी हुआ। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक और अन्य नाम है जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वह 1921 में हुई थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। उसके बाद में मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी अर्थात राखल दास बनर्जी ने की थी। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर धौलावीरा है जो कि गुजरात में स्थित है। उसके बाद लोथल नगर जो है, लोथल नगर का संबंध जो है वो समुद्री व्यापार से है। ठीक है, कहाँ से? समुद्री व्यापार से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता में धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, यहाँ पे धातु की मुद्राएं नहीं यूज की जाती थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार जो कि पकी हुई ईंटों का बना हुआ था, उसकी एक विशिष्टता है। ठीक है दोस्तों, आगे है हड़प्पावासी गेहूं और जौ की खेती किया करते थे। हड़प्पावासी जो थे वह किसकी खेती करते थे? गेहूं और जौ की। नेक्स्ट है सिंधु लिपि। जो सिंधु लिपि है वह अब तक अपठनीय है, इसे किसी ने भी पढ़ नहीं पाया अभी तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं जो सिंधु सभ्यता है वह मातृ प्रधान समाज मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में पशुपालन का प्रमाण प्राप्त है दोस्तों। सिंधु सभ्यता में जो है पशुपालन का प्रमाण प्राप्त है। सिंधु सभ्यता का पतन जो है लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। उसके बाद आर्य जो है भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व में आए। ठीक है दोस्तों, आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो जो है वह ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रारंभिक वैदिक काल जो उसकी भाषा थी वह संस्कृत थी। इसके बाद में जो ऋग्वेद है जो कि सबसे पुराना ग्रंथ है आर्यों का, उसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ठीक है दोस्तों, वेदों की संख्या जो है वह 4 बताई गई है। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, वेदों को ही अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसे ईश्वर द्वारा लिखा गया है ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है वेदों की व्याख्या। वेदों की व्याख्या जो है यह ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। उसके बाद में जो उपनिषद है वह दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद कैसे ग्रंथ है? यह दार्शनिक ग्रंथ है, और उपनिषदों की संख्या जो है लगभग 108 मानी जाती है। देखते हैं आगे, गीता को उपनिषदों का सार कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है दोस्तों कि उपनिषदों का सार किसे कहा जाता है? तो भगवत गीता को या गीता को उपनिषदों का सार कहा जाता है। महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं महाभारत। महाभारत के जो रचयिता हैं वो वेद व्यास जी हैं, और रामायण के जो रचयिता हैं वह महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 43, उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वह ब्रह्मा और आत्मा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आर्यों की जो प्रमुख सभा थी उसको सभा और समितियाँ कहा जाता था। वैदिक युग में जो राजा थे उनको राजन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और वैदिक काल में पुरोहितों को जो है पुरोहिता कहा जाता था। क्या? पुरोहिता। ठीक है, और वैदिक काल में जो संपन्नता का प्रतीक था वह गो था, अर्थात गाय। गाय जो है वैदिक काल में संपन्नता का प्रतीक थी। ठीक है दोस्तों, आर्य लोग जो थे वह अग्नि और इंद्र के उपासक थे, जो कि ये इंद्र और अग्नि को ही मानते थे। आगे देखते हैं ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सबसे अधिक हुआ है। ठीक है, यानी कि हम क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों इंपॉर्टेंट कि ऋग्वेद में किस देवता का वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है? तो इंद्र का हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 50। ठीक है, 50 है वैदिक समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है,
वैदिक समाज था वह 4 वर्णों में बटा हुआ था और यह जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित थी। कैसे? कर्म पर, ना कि जाति पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में लोहे धातु, ठीक है, लोहे धातु का उपयोग शुरू हो गया। लोहे के उपयोग से जो है कृषि में उन्नति हुई और उत्तर वैदिक काल में राजसूय और अश्वमेध यज्ञ प्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ जो थी वह सरस्वती और सिंधु नदियाँ थी। उपनिषदों के अनुसार ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि उपनिषदों के अनुसार जो है क्या मोक्ष का साधन है, तो ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। नेक्स्ट है महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपदों की जो संख्या है वह 16 थी और सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वह मगध महाजनपद था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं महाजनपदों में कौशल, वत्स और अवंती भी प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म। अब देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है बुद्ध के पिता सुद्धोधन और माता महामाया थी। बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, इन्हें बोध गया, ठीक है, कहाँ? बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनको जो बोधि प्राप्ति हुई थी वह किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध भगवान ने प्रथम सार उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया। ठीक है दोस्तों, बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी थे वह आनंद और उपाली थे। कौन? आनंद और उपाली। बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध ने की। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। 3 रत्न हैं, कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, बुद्ध धर्म का प्रतीक जो है वो धर्मचक्र है। क्या है? धर्मचक्र किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वह अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं। किसका? अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है जैन धर्म। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वह महावीर स्वामी थे और यही जो है अंतिम तीर्थंकर भी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। दोस्तों ये भगवान बुद्ध नहीं है सिद्धार्थ, ठीक है, दूसरे सिद्धार्थ हैं और इनके माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, महावीर के अनुयायी उन्हें निर्ग्रंथ कहते थे क्योंकि ये मुक्त हो चुके थे सभी ग्रंथियों से। आगे देखते हैं जैन। ठीक है, पॉइंट नंबर 78। जैन धर्म का प्रतीक जो है वह क्या है? अहिंसा। अहिंसा। और बुद्ध धर्म का प्रतीक क्या था? धर्म चक्र। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या था? त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आचरण। ठीक है दोस्तों, महावीर का निर्वाण जो है वह पावापुरी में हुआ था। ठीक है, महावीर का निर्वाण जो कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म के अनुयायी श्वेतांबर और दिगंबर कहलाते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं मौर्य वंश से संबंधित, तो देखेंगे मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो आचार्य चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था। इनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र भी है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अशोक मौर्य वंश का महानतम शासक था। जो अशोक था वह मौर्य वंश के महानतम शासकों में से एक थे। अशोक का राज्याभिषेक वह 273 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने कलिंग की युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ और इसके बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने धम्म नीति का प्रसार किया। ठीक है, उसके बाद में अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में हैं दोस्तों। ठीक है, अशोक के प्रतीक स्तंभ जो है वह प्रतीक स्तंभ जो है वह क्या है? सिंह शीर्ष वाले हैं। कौन? सिंह शीर्ष वाले हैं। कौन से है? ठीक है, तो देखते हैं अगला है अशोक का जो प्रतीक है वह सिंह स्तंभ है। ठीक है, अशोक का प्रतीक जो है वह सिंह स्तंभ भारत का प्रतीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। ठीक है, मौर्य वंश के बाद किसी हुई? शुंग वंश की स्थापना हुई और इस वंश का जो संस्थापक था वह पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, किसका? शुंग वंश का जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। उसके बाद में गुप्त वंश का संस्थापक हुआ और इसकी जो स्थापना की किसने की? श्रीगुप्त ने की। देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त प्रथम को क्या प्राप्त हुआ? महाराजा धीराज की उपाधि मिली। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, कहा जाने लगा। गुप्त काल को ही स्वर्ण मुद्रा दिनार प्रचलित थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा दिनार प्रचलित थी। क्या थी? दिनार प्रचलित थी। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है दोस्तों।